Hello everyone, so this is the continuation of lecture number 4 of differential geometry. In this lecture, we are going to discuss the practical importance of curvature and torsion in case of curve. प्रैक्टिकली ये कितने इम्पोर्टेंट है कर्व के लिए, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, कर्वेचर क्या बताता था आपको? कर्व की बेंडिंग को. पर अगर आप टोर्शन की डेफिनेशन देखो तो वहाँ पर भी बेंडिंग की या फिर ट्विस्टिंग की ही बात हो रही है कर्व की. तो इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है? देखो, कर्वेचर में हम बात करते थे कि जो टेंजेंट है उसके डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, उसको हमने कर्वेचर का नाम दे दिया था. ठीक है, वहाँ पे जब हमने कापा डिफाइन किया था वो क्या आया था? डी थीटा बाई डी एस आया था ना. और थीटा क्या था? एंगल बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. और डी एस क्या था? आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था. जब हमने यहाँ पे लिमिट ली थी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस, तो वो क्या आया था? डी थीटा बाई डी एस. अब जस्ट ये चीज़ ध्यान रखो कि कर्वेचर के केस में हमने टेंजेंट लाइन ली थी, और जो टेंजेंट लाइन है वो हमेशा कहाँ लाई करती है? प्लेन में लाई करती है. याद करो, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन क्या थी? ऑस्कुलेटिंग प्लेन अगर किसी पॉइंट P पर डिफाइन किया था तो वो प्लेन था जो P पॉइंट को कंटेन करे, Q पॉइंट को कंटेन करे, और P पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसको भी कंटेन करे. इस तरह से था. कोई ऐसी अगर आप कोई डिफरेंट पॉइंट लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट पोजीशन आ जाएगी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बता रही है? आपका कर्व की बेंडिंग को, वो भी कहाँ पर? प्लेन में. इस प्लेन में कर्व कितनी बेंड हुई है वो चीज़ आपको कौन बताती है? कर्वेचर. ठीक है ना, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन है वो हमेशा प्लेन में लाई करती है. प्लेन अगर हम स्पेशल प्लेन ले रहे हैं तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ जाएगा. कर्व के केस में ज़्यादातर हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात करते हैं, या फिर नॉर्मल या फिर रेक्टिफाइंग प्लेन. बट जब भी हम टेंजेंट लाइन लेते हैं तो टेंजेंट लाइन हमेशा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करती है. और तो अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रही है तो वहाँ पे जो बेंडिंग होगी कर्व की, वो चीज़ हमें क्या मेज़र करने में हेल्प करेगी? कर्वेचर. और टोर्शन में हम किसकी बात करते हैं? बाइनॉर्मल की. बाइनॉर्मल क्या होता है? जो प्रिंसिपल नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर हो. मान लो ये आपकी टी कैप है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर लाइन. ये आपकी हो गई लेटस से एन कैप. ठीक है, अब जो इसके भी परपेंडिकुलर है वो 3D में तो ऐसे दिखाई देगा. ठीक है, बाइनॉर्मल ऐसे दिखाई देगा आपका, क्योंकि प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है. तो अगर ये टेंजेंट और नॉर्मल यहाँ लाई कर गए तो बाइनॉर्मल क्या होगा? जस्ट इनके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से. तो इसका मतलब क्या है? ये कर्व की बेंडिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. कहाँ पर? आउट ऑफ द प्लेन. इस प्लेन के बाहर कर्व जितनी बेंड हुई है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? टोर्शन. मान लो जैसे ये मेरी इंडेक्स फिंगर है, ये कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है. अब इससे जो टेंजेंट लाइन पास होगी वो तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर जाएगी. तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जितनी बेंड होगी ये कर्व, वो चीज़ क्या है? कर्वेचर. कि ये कर्व कितनी बेंट है. मान लो आपने पहले टॉप मोस्ट पॉइंट लिया, ठीक है, इससे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, और वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करगी. उसमें कर्व का जितना पोर्शन आया, जितनी बेंडिंग आई, वो चीज़ कर्वेचर है. ऐसे ही आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, मान लो ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर ये वाला मिडल पॉइंट. तो अगर आपने यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, फिर ऑस्कुलेटिंग प्लेन ड्रॉ किया, और वहाँ से जितनी बेंडिंग आई वो क्या बता रही थी? कर्वेचर एट दैट पॉइंट. अगेन ध्यान रखना, कर्वेचर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है कर्व की. अगर आपने ये पॉइंट लिया तो यहाँ कुछ कर्वेचर होगी, ये पॉइंट लिया यहाँ कुछ कर्वेचर होगी, ये लिया तो यहाँ कुछ कर्वेचर होगी. और अगर हम बात करें टोर्शन की, तो टोर्शन क्या है? मान लो आपने ये पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो बाइनॉर्मल वेक्टर है, मान लो ये मेरा थंब जो है वो बाइनॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो मतलब हम इस प्लेन से बाहर चले गए. मान ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन था, तो इससे बाहर जाके हमने ये ऑब्जर्व किया कर्व कितनी बेंड हुई है. तो वो चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करता है? टोर्शन.
कि आउट ऑफ द प्लेन कर्व में कितनी ट्विस्टिंग या फिर बेंडिंग आई है, वो टोर्शन है। ठीक है, मीन्स कर्वेचर आपको 2D में हेल्प करता है, 2 डायमेंशनल फिगर्स या ज्योमेट्री में, और टोर्शन आपको 3D में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, कर्वेचर बेंडिंग है कर्व की 2D में, और टोर्शन बेंडिंग है कर्व की 3D में। बस, आपने बचपन में बहुत काम किया होगा। लेटर से बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके चाइल्डहुड का ही है। आप क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पे जाते थे, कुछ भी रैंडम ड्रॉ करके आ जाते थे, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या थी, ये जो भी आपने लोकस ड्रॉ किया पॉइंट का, आप इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक जहाँ तक भी गए, वो लोकस था इस पॉइंट का, मतलब एक कर्व आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, पर इस कर्व की जो बेंडिंग होगी, कितनी बेंड है ये कर्व, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है इसकी बेंडिंग, वो भी कहाँ पे, 2D फिगर में। तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी, कर्वेचर। और टोर्शन के एग्जांपल क्या है, मान लो आप वायर लेते हो, कोई भी रैंडम वायर, आप उसको बेंट कर देते हो जैसे मर्जी करके, या आप स्प्रिंग लेते हो उसको बेंट कर देते हो, तो उसकी जो बेंडिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, टोर्शन। ठीक है, आप मान लो कोई भी केबल वायर लेते हैं, तो वो स्ट्रेट तो होती नहीं है, कुछ बेंडिंग होती है उसके अंदर, तो वो जो बेंडिंग है वो 3D फिगर है ना, तो उसमें जो बेंडिंग है वो क्या है, टोर्शन। ठीक है, अब 2D में जो एक कर्व है, इसको मैं पकड़ कर ऐसे तो नहीं ले, बाहर तो नहीं ला सकता ना, ये अभी इसी के अंदर है, अभी बाहर नहीं आ सकती। और अगर ये कर्व बाहर आ जाए तो उस केस में टोर्शन है, जब ये प्लेन में रहेगी तो उस केस में कर्वेचर है। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कर्वेचर एंड टोर्शन। एक्चुअल कन्फ्यूजन यही आती है स्टूडेंट्स को इनके प्रैक्टिकल मीनिंग को समझने में, जबकि प्रैक्टिकली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कर्वेचर एंड टोर्शन। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ फॉर लेक्चर 4 complete.